जय भीम नमो बुद्धाय. तुम्ही बघत आहात WS न्यूज आणि IBM TV9. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या सर्व देशवासियांना हार्दिक शुभेच्छा. आता जवळपास 8:30 वाजत आहे आणि सकाळपासून जे आहे या ठिकाणी भीमसैनिक रांगेमध्ये लागून जे आहे स्तूपाकडे वळताना आपल्याला दिसत आहे. एकूण 68वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस आहे आणि याच धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या विषयावरच माझ्यासोबत मनीषा बौद्धताई आहे. त्या धम्मभगिनी आहे, एक अभ्यासक आहे आणि युसेन बुद्धामध्ये त्या पत्रकारिता सुद्धा करतात. ताई जय भीम. जय भीम नमो बुद्धाय. ताई काय सांगाल, 68 वर्ष झाले धम्मदीक्षा देऊन बाबासाहेबांनी, काय परिवर्तन काय झालं तुम्हाला दिसून येत आहे? परिवर्तन तर बऱ्यापैकी आज मी पाहत आहे की इथे जे आलेले अनुयायी आहेत, मग ते सिनियर सिटीजन असतील, छोटे मुलं असतील, मोठेही असतील, म्हणजे इतकी प्रेरणा घेऊन चाललेले आहेत. इतकं प्रेरणा वाटत आहे, ऊर्जा केंद्र, ऊर्जा स्थान त्यांना इथे वाटत आहेत. बाबासाहेबांना जणू काही ते इथे भेटायलाच आलेले आहेत. म्हणजे अशी त्यांच्या आतोनात अशी त्यांच्यामध्ये ती प्रेरणा मी पाहत आहे. म्हणजे नागपूरमध्ये एवढं टेम्परेचर आहे, एवढ्या पद्धतीचे जे वातावरण आपण बघू शकता की घामाच्या धारा आहेत, म्हणजे कुठे पाऊसही आहे, कितीही अडथळे आले आणि इतक्या गर्दीमध्ये त्यांना पाण्याची तहानही लागत आहे. एवढ्या गर्दीमध्ये त्यांना म्हणजे चालण्याचा म्हणजे धक्काबुक्कीचा बराच तो त्रास असल्या कारणाने देखील मी पाहत आहे की त्यांना ते काहीही नाही वाटत आहे. अतिशय त्यांना म्हणजे प्रेरणा वाटते की हम बाबा साहब से मिलने जा रहे हैं, हम बाबा साहब से मिलने जा रहे हैं. इव्हन एक सिनियर सिटीजन सोबत ते अतिशय म्हणजे आहेत. बाबासाहेबांनी जेव्हा 14 ऑक्टोबर 1956 इथे दीक्षा दिली होती, त्यावेळेस त्या दीक्षा समारोहामध्ये ते व्यक्ती होते. म्हणजे अगदी ते 8 वर्षाचे होते. और तब से हम हर साल यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने मुझे बताया. तो आप ये सारे अनुभव से देख सकते हैं कि कितनी प्रेरणा और ऊर्जा उनको यहाँ से मिल रही है. तो ये दीक्षा भूमि जो है एक पावन भूमि, एक पवित्र भूमि है और यहाँ से वो ऊर्जा, एनर्जी यहाँ से लेकर जा रहे हैं. और इवन यहाँ से जाने के बाद अपने गांव में आजू बाजू के लोगों को वो ये बताने वाले कि एक बार तो अपने जीवन में आकर दीक्षा भूमि के दर्शन लीजिए. इतनी प्रेरणा उनको यहाँ पर आकर मिल रही है. बिल्कुल सही बात है. यहाँ पर आने के बाद तो ऊर्जा तो हर इंसान को मिलती है, चाहे धूप हो, बारिश हो, भूख हो, तो इसकी तमन्ना भी बालक तो बिल्कुल पूरे लोग जो यहाँ पर आते हैं. सवाल ये भी है कि 68 साल हुए हैं धम्म क्रांति को. यहाँ तो बड़े उत्साह के साथ लोग आते हैं, केवल एक दिन के लिए पूरे भारत भर से लोग आते हैं. लेकिन यहाँ से जाने के बाद जब चुनाव की स्थिति आती है, वहाँ पर सारे बिखरे हुए नजर आते हैं, जिसके कारण हम सत्ता में नहीं पहुँच सकते. और सत्ता में नहीं पहुँचने से हमारे जो समाज के जो सवाल है, हमारे जो प्रश्न है, हम वहाँ पर नहीं रख सकते. हमारा कोई वहाँ पे रखने वाला नहीं हो सकता. ये बड़ी गंभीर बात है. इसको किस आप नज़रिया से देखते हो? आप पत्रकारिता करते हैं तो आप भी इसका बहुत ही बारीकी से अभ्यास भी करती होंगी कि नहीं, ये स्थिति है या नहीं है, आपको क्या लगता है? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है. वैसे बहुत प्रेरणा भी उन्हें मिलती है यहाँ से वो जाते भी है, लेकिन चुनावी अगर अखाड़ा हम देखते हैं, चुनावी की बात अगर हम करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही गंभीर ऐसी वो सिचुएशन, वो परिस्थिति होती है. लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये देखती हूँ कि अगर बुद्ध के विचार, बाबा साहेब के विचार अगर हम हमारे जीवन में उसे अमल करते हैं, उसे अगर फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावी में भी हम देख सकते हैं कि हमें उसमें रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं. क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, ये जो सिद्धांत है, ये संविधान मतलब मानवता का संदेश जो मिला गया है, वो केवल अगर हम देखेंगे तो बुद्ध के जो विचार है, बुद्ध की जो फिलॉसफी है, वो कहीं ना कहीं वो फिलॉसफी और ये संविधान कहीं ना कहीं मैच करता है. तो यहाँ पर मैं ये देखना चाहूँगी कि हमारा जो संविधान है, उसे भी हमें पढ़ना चाहिए, उसे देखना चाहिए और इम्प्लीकेबल करना चाहिए सारी चीज़ों को. लेकिन जो इलेक्शंस और चुनावी अखाड़े में हम देखते हैं कि हमारे लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, ये बहुत ही गंभीर ऐसी बात होती है. और इतना होता है कि बहुत सारे लोग प्रचार प्रसार भी करते हैं, बहुत पैसे भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बट उन्हें आखिरकार हार मिल जाती है. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये देखने को मिलता है कि जो अपने ही समाज के कुछ लोग हैं, वो शायद से उन्हें उतना सपोर्ट नहीं करते हो,
या शायद से वो सारी चीज़ें ना हो, या इंटरनल बहुत सारी उसमें अलग अलग सूचियाँ होती है, इंटरनल बहुत सारी अलग अलग बातें होती है, जिस वजह से उन्हें आगे पहुंचने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाबा साहब ने बहुत बड़ा संदेश दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षित तो बने हैं मगर संगठित नहीं हुए, इसका परिणाम भी वो हो सकता है। यस यस, आपने सही कहा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो, क्योंकि एजुकेशन ही ये बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है. जैसे मराठी में बाबासाहेब कहते हैं की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि जो हे पिणार तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणजे शिक्षण तर आपण घेतलेलं आहे, पदोन्नति तर आपण गेलेले आहे, मतलब हर एक ऊंचे स्थान पर तो हम जा चुके हैं, पैसा पानी सारी चीज़ें हमारे पास है, लेकिन एक ईर्ष्या भाव, आप समझ सकते हैं, ईर्ष्या का जो भाव है, एक मैत्री का जो भाव है वैसा नहीं है. हमें कहीं ना कहीं ईर्ष्या भाव देखने को मिलता है. मैत्री तो हम ऊपरी तौर पे अगर देखते हैं, लेकिन हम अंतकरण से, अगर हमारे मन से अगर हम देखें, क्या ये हमारा सच में मैत्री का भाव है? जब हम हमारे ही लोगों को सपोर्ट करें तब जाके वो वहाँ तक पहुँचे. लेकिन कहीं ना कहीं ये दुविधा भाव देखने को मिलता है, ये बहुत ही रियलिटी है. लेकिन जो सच में बुद्ध के विचारों को अगर हमारे जीवन में फॉलो करें, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विहार जो बुद्ध ने बताया है, इसकी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान साधना करते हैं और हमारा जो चित्त है उसे हम क्लीन करते हैं, हमारी मानसिकता को क्लीन करते हैं, ईर्ष्या भाव नष्ट करते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना, हम एक दूसरे को हेल्प तो करते हैं, लेकिन जो ईर्ष्या भाव है ना, वो बहुत स्ट्रांग तरीके से एक दूसरे को खींचता है. फिर वो थोड़े प्रमाण में या 12% या 10% क्यों ना हो, जेलेसी का भाव तो आ ही जाता है. वहाँ पे हमें देखकर क्लीन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है. वही घातक है समाज के लिए. यही घातक है, क्योंकि अगर 2 व्यक्ति है, फिर वो अगर अच्छे फ्रेंड हो, एक दूसरे के सपोर्टर हो, वेल विशर हो, लेकिन एक पड़ाव के बाद कहीं ना कहीं उनमें एक दुविधा स्थिति हम देखते हैं ना, तो ईर्ष्या भाव वहाँ पर आ जाता है. साथ में निगेटिविटी जो सोच रहती है जो सभी की, जो ज़्यादातर निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, सारी बातें जो है वो पॉजिटिव सोचना चाहिए. हम मान लो चुनाव लड़ते हैं तो हम जीत के आएंगे, ये ऐसी पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है. हमारा जब चुनाव आता है तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमारी जनसंख्या उतनी नहीं है, तो फिर हम चुन कर नहीं आएंगे, तो फिर हम किसी से गठबंधन कर ले. ये सारी बातें, जो निगेटिव बातें जो है, खुद को ऐसा लगता नहीं कि खुद को कमज़ोर साबित करती है. ओके, बहुत सही कहा. एक्चुअली मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ पॉजिटिव की, तो मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को कहना चाहिए, यू आर ग्रेट, यू आर बेस्ट, यू आर अ वेरी गुड पर्सन. क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपको कहे, उससे पहले आप खुद की सांत्वना कीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद को प्रेरणा कीजिए, और जो भी हम काम कर रहे हैं उसके प्रति आप विश्वास कीजिए कि नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम करूँगा, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं सकारात्मक हूँ. इस तरह से हमें खुद को मोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट हम खुद के लिए अगर पॉजिटिव अफर्मेशन करें, तो वो बहुत ही पॉजिटिवली आपके लिए काम करते हैं. क्योंकि ये जो यूनिवर्स होती है, इसकी भी एक एनर्जी, एक पावर होती है. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, फिर आप जो भी साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस माध्यम से आप धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं. और वो जो पॉजिटिविटी है वो आपको आपके एक गोल तक ज़रूर ले जाती है. अगर चुनाव आप लड़ रहे हैं, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, यस मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीत कर आऊँगा. ये अगर आपने फॉर्म भरने से पहले से लेकर अगर आपका ये एटीट्यूड रहा, सो डेफिनेटली आप बहुत आगे लेवल पर जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है. निश्चित रूप से. तो ये थी हमारे साथ में मनीषा बौद्ध. ये बौद्ध उपासक है, बौद्ध का तत्व ज्ञान पढ़ती है, वो ज्ञानी भी है और साथ में पत्रकारिता भी करती है. और वाकई में जो नेगेटिविटी जो रहती है उसे जो है इंसान ने छोड़ देना चाहिए, और सारे विचार जो है वो पॉजिटिव विचार करना चाहिए कि हर काम हम कर सकते हैं, हर काम में हम जीत सकते हैं. ये अगर सोच अगर हम रखेंगे तो निश्चित रूप से हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे. तो मैं तमाम मेरे जो देश के बौद्ध बांधव है, भीम सैनिक है, मैं सभी से मैं यही गुजारिश करूंगा कि पॉजिटिव सोच मन में रखना नहीं चाहिए. जो अपना मन है, ये चित्त जो है अपन अपना बिल्कुल पॉजिटिव अगर सोच रखेंगे तो हमारा जो भी मिशन रहेगा हमारा सफल होते जाएगा. और यदि मान लो पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे, नेगेटिव सोच यदि रखेंगे तो वो अपना जो मिशन है वो भी पूरा नहीं होगा. जो भी अफवाहें जो भी आती है वो अफवाहें पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए. यस यस, अफवाहों के ऊपर तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी
क्योंकि अफवाहों के ऊपर तो बहुत बड़ा सुत्त तथागत बुद्ध ने कहा है। यस, उसे कहा जाता है ब्रह्मजाल सुत्त। दिग्ग निकाय में जैसे कि जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में जो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक है, और सुत्त पिटक में जो 5 निकाय बताए गए हैं, दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय, तो दिग्ग निकाय का पहला ही सुत्त ब्रह्मजाल सुत्त, जिसमें बताया गया अफवाहों पर ध्यान न दीजिए। क्योंकि क्या होता है, ये र्यूमर्स, ये अफवाहें आपको निगेटिविटी की ओर ले जाती है, आपका मॉरल डाउन करती है और आप सोचते कि नहीं मैं बहुत वीक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं ब्रह्मजाल सुत्त में कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप या प्रत्यारोप आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने आप से देखिए कि ये आरोप मेरे ऊपर जो लगे क्या ये सच है या झूठ है। इसका अनुकरण हमें करना चाहिए। अगर झूठ है तो उसे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है, आपके बारे में बहुत वाहवाही हो रही है, तो वहाँ पे भी आपको देखने की आवश्यकता है कि क्या ये सामने वाला सच है या झूठ कह रहा है। तो अगर ये सच है तो एक्सेप्ट कीजिए, झूठ है तो उसे छोड़ दीजिए। तो ब्रह्मजाल सुत्त में इतनी बखूबी से तथागत बुद्ध ने बताया है, प्रशंसा, स्तुति और उसी के साथ आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं, और जो र्यूमर्स हमारे लाइफ में आते हैं उसे हमें क्लियर करना चाहिए, देखना चाहिए, ना कि उसके बहाव में हमें बहना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक स्थिति उनकी खराब हो जाती है कि अलग अलग र्यूमर्स आ रहे हैं। र्यूमर्स तो बहुत सारे झूठे होते हैं, वो तो अफवाह होती है, क्योंकि 4 जगह से आई हुई बातें होती है, जिस वजह से हमारी मानसिकता पूरी खराब हो जाती है। तो यहाँ पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है, शांत और शिथिल। आपने जब पानी देखा होगा जो बहुत ही गंदा होता है, कचरा होता है उस पानी के अंदर, लेकिन वो जब पानी धीरे 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 शांत होता है तब उसके अंदर का जो कचरा है वो नीचे बैठता है और उसके अंदर एक पारदर्शिता आपको दिखती है, ट्रांसपेरेंसी दिखती है, तब जाके आप क्लियरली वो पानी में अपना चेहरा देख सकते हो। तो इसी तरह से हमारे मन की अवस्था होती है, मन में उत्पन्न होने वाले विकार और अलग अलग जो विचार होते हैं उसके ऊपर हमें कार्य करके उसे शांत और शीतल करना पड़ता है। इसीलिए बुद्ध ने जो पंचशील, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, ये बुद्ध ने जो बताया है और उसके साथ ध्यान साधना बताई है, इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपका मन निर्मल स्वच्छ होगा। और कितनी भी अगर रिमर्स आती है, आरोप प्रत्यारोप आते हैं, प्रशंसा स्तुति आती है, तो आपको केवल मिडल पाथ में रहकर ही आगे बढ़ना है। यही तथागत बुद्ध ने बताया है। तो धन्यवाद ताई, आपका बहुत ही मूल्यवान आपका समय भी दिया है और मूल्यवान विचार भी हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाए है। तो दोस्तों, ये थी मनुष्य बौद्ध जो दीक्षा भूमि से जो सीधा लाइव टेलीकास्ट जो है हम WH न्यूज़ और IBM TV 9 पे कर रहे हैं, और निरंतर जो जब तक ये सैलाब इस पावन धरती पर यहाँ पर रहेगा तब तक WH न्यूज़ और IBM TV 9 भी इस धरती पर रहेगा। तो देखते रहिए WH न्यूज़, IBM TV 9। जय भीम, नमो बुद्धाय।